क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मैम नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में, सब चीज़ों को देखने के बाद ये लगा कि बच्चों को वन शॉट जो लेक्चर है, उसकी नीड बहुत ज़्यादा है ना? क्योंकि स्कूल्स में जो है वो फर्स्ट लेक्चर तो हो ही चुका है। सारे बच्चों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है, तो हमने भी 2 लेक्चर्स करने के बाद ये सोचा कि बच्चों को थोड़ा-सा चैप्टर को समराइज़ कर लें। लेकिन नीट जो बच्चा टारगेट कर रहा है, उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि केवल थ्योरी पढ़ने से हो जाएगा क्या? क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है 11th क्लास का, वो बेस है। अगर वो अच्छे से कवर है तो फिर आगे की चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे कंप्लीटली समझ में आ जाएँगे। केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, ये सब तभी समझ आएँगे जब रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा, राइट? तो यहाँ पर हमने वो उसका वन शॉट आपको दे ही दिया है, आपको पढ़ा दिया है। तो अब अगला को यही था कि इस चैप्टर को हम वन शॉट में करें, लेकिन उसके साथ-साथ जैसे यहाँ लिखा गया है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से हमें पढ़ने चाहिए। तो आज हम थ्योरी के साथ-साथ जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, एनसीईआरटी पूरा कवर, जैसे यहाँ लिखा गया है ना, एनसीईआरटी मास्टर क्लास, क्योंकि 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है उसे बहुत अच्छे से उस क्लास के उसके जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर के, वो पूरे कवर करने होंगे, राइट? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न भी मैं दूंगी, मैं खुद भी न्यूमेरिकल करवाऊंगी, साथ ही उसके सॉल्यूशंस भी आपको दूंगी, सो आप बाद में भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप बच्चों को क्लास का पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैम हमेशा यहाँ पर आपको लाइव मिलेगी, 24/7 मैम हमेशा यहाँ पर लाइव रहती है। आप आराम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, जब भी आप चाहें, ठीक है? यहाँ पर आप स्कैन कीजिए इसको, यहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लूंगी, राइट? चले, ओके डन। अब आ जाता है ये आपका अपना चैनल, जिसे आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितना हो सकता है शेयर करो बच्चों, ताकि आप और हम मिलकर ये पूरी फैमिली बहुत दूर तक, हमने सोचा है ऐसे नहीं कि केवल और केवल, तो यहाँ पर हम बिना किसी कॉस्ट केवल आपको एक हेल्प कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ये सोचकर कि आप बच्चों को जरूरत है ना? आप हमारा भविष्य हैं। आज आप अच्छा पढ़ेंगे तो कल अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये सब करने के लिए ही हमने शुरू किया है। तो आप ज्यादा ज्यादा जुड़िए, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, बस आपको पढ़ाया जा रहा है। सो प्लीज ज्यादा शेयर को जितना हो सकता है उतना, ओके डन। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसमें थ्योरी भी होगी, फन भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे। सो बिना किसी हेजिटेशन के आराम से हम पढ़ेंगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विलियन के बारे में, तो सॉल्यूशन क्या होता है आप सब जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक घटक जो हैं वो समांगी रूप से आपस में घुले हुए होते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। 1 क्विंटल चीनी में 1 गिलास पानी डालने से वो सॉल्यूशन नहीं बनता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण एक होमोजीनस मिक्सचर है। समांगी यानी कि अनुपात कैसा भी हो, डजंट मैटर, लेकिन इतना हो कि वो आपस में घुल सके, आपस में मिल सके। अब 1 क्विंटल चीनी में आप 1 गिलास पानी, दिस इज नॉट ए इक्वल रेशियो ना, इतना भी नहीं है ना। 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी, 20 चम्मच चीनी हो सकती है, ठीक है? तो ऐसा समांगी मिश्रण जो आपस में घुल सके, ठीक। अब आता है सॉल्वेंट। विलियन में 2 पार्ट्स होते हैं, विलय और विलायक। आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि एक पात्र है जिसके अंदर आप बच्चों को 2 प्रकार के, जैसे कि पानी है और नमक है, तो पानी जो है वो हमेशा एक क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, राइट? जिसके अंदर सब कुछ घुलता है, वो सबको अपनी शरण में रखता है कि आओ मैं तुम्हें रखूंगा, है ना? तो यूनिवर्सल है। तो पानी के अंदर नमक क्या है, सॉल्यूट है, क्लियर है?
जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो या फिर जो किसी को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, जो दूसरे को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता हो, उसे विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे हम विलय कहते हैं। डन है? बिल्कुल मैम। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के प्रकार में। वैसे तो सॉल्यूशंस कई प्रकार के होते हैं, तनु भी होता है, सांद्र भी होता है, पर सॉल्वेंट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको ठोस विलयन, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन, जिसमें मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, अगर आप सॉलिड जो सॉल्वेंट है आपका, तो तांबे का सोने में विलयन, कॉपर इन गोल्ड, है ना, ठोस का ठोस में, वहीं द्रव का द्रव में तो पारे का सोडियम के साथ में अमलगम, गैस का गैस में जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ठीक है ना, गैस सॉल्वेंट जिसके अंदर जल में क्या हो, घुली हुई ऑक्सीजन हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? गैस के अंदर ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर डिसॉल्व है, बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम, है ना, तो वहां पर आप देखते हैं बच्चों इस तरह का सिनेरियो, इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अब बढ़ती हूं आगे। अगला आता है सांद्रता को हम कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। आप सब जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, या फिर हम यूं कहें मोलरता, मोललता, है ना, नॉर्मलता, ये सब सांद्रता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियंस, मोल अंश, ये सब कुछ। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला मोललता, मोल अंश, आयतन प्रतिशत, मोलरता। ये वो फॉर्मूलाज है जो आपको एकदम अंगुली पे याद होने ही चाहिए। बच्चा सोचता रहता है कि मैं कैसे याद करूंगा, इतना मुझे याद हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बस हमें करना है, ये ठान लो, है ना। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? कोई भी पदार्थ है आपके पास में, है ना, आपके पास में एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर 2 है, ए और बी। अब ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उस पदार्थ का द्रव्यमान, दोनों का टोटल मान, कुल द्रव्यमान इंटू 100। मोललता में क्या होगा? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, दिस इज मोललता। मोलंश 1 मोल, कोई भी है आपके पास में, ए बी सी डी 4 भाग है, जिसमें से ए की मोलंश चाहिए, तो ए के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, दैट्स इट। वहीं पर आयतन प्रतिशत की बात करें तो अवयव का आयतन बटा कुल आयतन, इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया, आप जाके दूसरे लेक्चर में देख सकते हैं। डन है? तो ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, ताप पर निर्भर नहीं। द्रव्यमान, मोललता और मोलंश ये तापमान पर निर्भर नहीं करते, जबकि ताप पर निर्भर आयतन शामिल, आयतन में मोलरता और आयतन प्रतिशत ये तापमान पर निर्भर करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लाए गए हैं, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको सॉल्यूशन पता चल गया, सांद्रता पता चल गई, अब इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको हर बच्चा अपनी अपनी कॉपी निकालो, मेरे साथ साथ मैं प्रश्न पढ़ूंगी, इस प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगना है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? प्लीज मुझे बताना। यहां पर पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बच्चों आपके पास एक पात्र है, यस मैम, इस पात्र के अंदर आपके पास में क्या है? 2 है, एक तो आपके पास बेंजीन है और एक बार आपके पास में कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ठीक है, दोनों है। अब इन दोनों में से दोनों 22-22 ग्राम है, देख के ही मालूम चल रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत दोनों का चाहिए, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैसे तो देखते ही आंसर आ गया है कि अपने पास में द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, मान लो बेंजीन है, C6H5, इसकी ग्राम में मात्रा, है ना, बटा C6H5 प्लस CCl4 का मान इंटू 100, यही फॉर्मूला सबने अज्यूम किया था, यस और नो? देखिए ये रहा फॉर्मूला, ये रही इसकी आंसर सीट। यहां पर ये कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो आपको दिया गया क्या है? 22 ग्राम बेंजीन, 22 ही CCl4 है, कुल द्रव्यमान आपको, द्रव्यमान प्रतिशत बेंजीन का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बेंजीन की बट्टा दोनों का मान, 22 प्लस 22 44 हो गया,
22 + 22 कुल द्रव्यमान इंटू 100, 50% आ गया। दोनों का सेम 50-50% आएगा, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो चाहे। डन है, फॉर्मूला समझ में आ गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत है, बेंजीन का 30% है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, मोल अंश की गणना करनी। एक पदार्थ है, सॉल्यूशन है, ध्यान से, मोल अंश का फॉर्मूला सबको आता है। टोटल 100 है, इसमें से बेंजीन 30 है ना? तो 30 बेंजीन को निकाल दो, 70 किसका बच गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। हाँ या ना? यस मैम। मोल अंश क्या होता है? किसका मोल अंश चाहिए? बेंजीन के मोल अंश चाहिए। बेंजीन का मोल अंश चाहिए तो क्या लिखोगे? बेंजीन के मोलों की संख्या बट्टा कुल मोलों की संख्या। दोनों के मोल निकालो, पहले मोल निकालने पड़ेंगे, Na के मोल, Nb के मोल। सही है, Na के मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Na के मोल निकालने के लिए Wa अपॉन क्या हो जाएगा? Ma। इसमें क्या हो जाएगा? Wb अपॉन Mb। खत्म बात। यहां पे कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, बट्टा किसका? बेंजीन का कितनी वैल्यू होती है उसका लिखो। Wb कितना होता है? 70 लिख दिया। इसका जितना भी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिख दो। सही है, हाँ या ना? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 78 और 154। आ गया, समझ में आ गया? पहले मोल निकालो, कुल मोल आ गए। मोल अंश का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होगा? बेंजीन के मोल अंश चाहिए तो आप क्या लिखोगे? उसके मोलों की संख्या बट्टा कुल मोलों की संख्या। हो गया, आ गया फॉर्मूला, देन आंसर आ गया। यस और नो? क्लियर है, बात समझ में आ गई? फॉर्मूला एग्जिस्ट कराना बहुत जरूरी है सब बच्चों को। अब देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? 30 ग्राम क्या है? ये सब चीजें आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए। जिस बच्चे को क्लिक करेगी उसी को ही क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल करने के ये सबसे अच्छे तरीके हैं, जितना हो सकता है उतना अच्छा करो। मैंने 2 करा दिए, ये वाला आपको खुद करना है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, 30 ग्राम इसका दिया हुआ है, 4.3 लीटर में घुला हुआ है। विलियन की मोलरता की बहुत इजी है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या भाई साहब। सही है, आइए ये रहा, निकाल लो भाई सबका मोलर द्रव्यमान निकाल करके मोल बटा आयतन। दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। मोलरता का कॉन्सेप्ट तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन मैंने आंसर दिया है, पर आप अपने आप से आंसर जरूर निकालें। अगला देखो भाई, गैसों की द्रव में विलयता और हेनरी नियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैसों की द्रव में विलयता, पानी के अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है, गैस की द्रव में विलयता है वो। सही है, तो गैस की द्रव में विलयता को अपन क्या कहते हैं? प्रेशर से। अगर आप ताप देंगे, मानो यहाँ ताप और दाब 2 चीजें इफेक्टेड है ना? क्या ताप का प्रभाव पड़ेगा? अगर मैंने पानी को गर्म किया तो उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो तो बाउंस करके बाहर निकल जाएंगे, तो उसमें डिजोल्व कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना, हो भी नहीं सकता है। तो गैस की जब द्रव में विलयता आप पढ़ते हैं तो कभी भी ताप को रिलेट नहीं करेंगे। ताप बढ़ाने से विलयता घटेगी वहां गैसों की, हमेशा ध्यान रखिए। ठोस में अलग सिनेरियो होगा, वहां मैं वही बात करूंगी। तो गैसों की द्रव में विलयता दाब पर निर्भर करती है, सिंपल बात है। जितना ज्यादा दाब उतनी ज्यादा विलयता। तो यहाँ सिंपली आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझाया है कि प्रेशर बढ़ाते जाओ और गैस की द्रव में विलयता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि दाब समानुपाती विलयता। क्लियर है? यस मैम, है ना? अब यहाँ कह रहा है स्कूबा डाइविंग, है ना, हीलियम का प्रयोग बैंड से बचने के लिए किया जाता है। जो लोग पानी के अंदर गोता लगाते हैं, है ना, जो पानी के अंदर तैराक होते हैं, उनके पीछे गैस सिलेंडर होता है, उसमें हीलियम गैस भरी रहती है। जब वो जाते हैं तो हीलियम और नाइट्रोजन बॉडी के अंदर, नाइट्रोजन गैस घुलती चली जाती है ब्लड के अंदर। जब क्या होता है, जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर वो गैसेस घुलना शुरू हो जाती है।
कोई दिक्कत नहीं, गहराई में जाते वक्त कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही वापस ऊपर आते हैं तो दाब ऊपर आने पर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही दाब कम हुआ तो अब ब्लड में से जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेंगे, पर उतनी तेजी से नहीं निकल पाएंगे बिकॉज प्रेशर कम है। तो क्या होता है, कई बार शरीर में अकड़न हो जाती है और उसी को ही हम क्या कहते हैं, बैंडस कहते हैं। उसे कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर है, बात समझ में आई? ऐसे ही अगर आप बात करें कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब दिया जाता है। समान समान में घुलता है, लाइक डिजोल्व लाइक्स। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में ही घुलता है, समान समान में ही घुलता है। अब पानी के अंदर तेल क्यों नहीं घुलता, कभी सोचा है? सोचना चाहिए। हम सब ये सोचते हैं कि ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही नहीं होता है। समान समान में, जैसे आपका दोस्त वही होगा जिसका नेचर आपसे मिलता होगा। आप ऐसे ही हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं, बट दोस्ती बराबर वालों में ही होती है, जिससे अपनी सोच मैच करती है। हर किसी से हम बात नहीं कर सकते। वैसे ही पानी में नमक चीनी घुलता है, पर बेंजीन नहीं। बेंजीन क्यों नहीं घुलती? क्योंकि वो क्या नहीं है, वो अध्रुवीय, पानी ध्रुवीय है। क्लियर है? उसके लिए हेनरी नामक एक वैज्ञानिक आया जिसने एक नियम दिया। उसने कहा कि किसी भी विलयन में जो गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका दाब उन्हीं गैसों के मोल अंशों के बराबर होता है। गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित जो गैस है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। सिंपल बात है। एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में गैस भी है और लिक्विड भी है। इस गैस के मॉलिक्यूल इन पे दाब डालेंगे, जो दाब डालेंगे वो इसी के मोल अंशों के बराबर होगा। जो दाब है वो समानुपाती x। क्लियर है? जो गैस के पार्टिकल्स हैं वही द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। जितना ज्यादा दाब होगा वो दाब किसके, गैस के कणों के समानुपाती होगा। तो P समानुपाती KH है। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। KH का मान, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते हैं तो उसके लिए ये सब बताया गया है, इसीलिए इतना अच्छे से आपको डिफाइन करके समझाया जाता है कि ताप के बढ़ने पर बढ़ता है KH का मान, इसीलिए ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। ध्यान से, ताप के बढ़ने पर विलेयता घटती है पर KH का मान बढ़ता है। यानी KH जो होता है समानुपाती टेम्परेचर, ताप के बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक बढ़ता है और विलेयता घटती है। गैसों की विलेयता घटती है, यार सिंपल बात है, ये मैंने समझा दी। आ जाओ बच्चों, अब इससे बेस्ड 3 क्वेश्चन है, वही 2 क्वेश्चन मैं करूंगी, 1 क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। 2:1 का रेशियो बता रही हूं मैं। वैसे तो मुझे 1 और आपको 2 करने चाहिए, बट नहीं, आप छोटे बच्चे हो ना अभी, तो क्या करें। यदि नाइट्रोजन गैस को 298 केल्विन पर, ध्यान से इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी? P बराबर KHX, दिस इज N2, दिस इज N2 अगेन। ठीक, N2 गैस का जल में जब प्रवाहित होता है तो 1 लीटर में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी? बताओ कितने मोल अंश घुलेगा, तो इसको ज्ञात करना होगा। पहला केस में ये फॉर्मूला लग गया, क्या भाई, P(N2) बट्टे KH बराबर क्या आ गया, XN2, मोलों की संख्या। ठीक, दूसरी बात, ऐसे ही हमें जल के भी मोल अंश चाहिए, तो हम 1000 बट्टे क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। अब ये कह रहे हैं N2 का आंशिक दाब इतना है, 298 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान इतना है। दोनों का मान दे दिया, N2 निकल जाएगा। आ गई बात समझ में, हाँ या ना?
मिलीमोल N2 गैस के अलग से निकालने पड़ेंगे, अभी आया नहीं है, अभी आपको ये चाहिए और ये निकाल दिया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो इसका आंसर, हेनरी नियम लगा दिया, यहां तक वैल्यू आ गई, फॉर्मूला लगा दिया था, फिर जल का मैंने बताया था निकाल दिया। अब देखो बच्चों, आपके पास में X_N2, ध्यान से देखो इधर, अपने पास मोल चाहिए, कितने मोल, मोल नहीं अभी मोल अंश है। आपने Xn2 निकाला जिसके लिए हमें NN2 प्लस NH2O प्लस NN2, राइट, हाँ या ना। इसकी वैल्यू बहुत कम है, दिख रहा है ना आपको, वैल्यू बहुत कम है, इसको नगण्य मान लो, मान लिया नगण्य। ठीक, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, Xn2 गुना NH2, दिख रहा है, देखो आ गया लगभग, क्लियर है, बोलो जल्दी यस और नो। आपके पास NN2 आ गया, आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई है 0.717, आ गया, ये गैस के मोल आ गए, इतना इजी था लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें करना चाहिए। आंसर आया, समझ में आया, सबको क्लियर हो गया, डन। लास्ट वन, सड़े हुए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है, नीट में तो हर साल ही आता है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आता है, बी केयरफुल, मैं ट्रिक्स बता रही हूं। सड़े हुए अंडे जैसे गंध वाली विषैली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H2S गैस कि जल में एसटीपी पर विलयता इतनी है तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ध्यान से सुनो, आपके पास में P बराबर क्या है KH(X), ठीक है, ये H2S है, ये भी H2S है, इससे आपको KH की गणना करनी है, विलयता आपको दी गई, H2S की जल में विलयता इतनी है, पर हमें तो दाब चाहिए, कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला याद हो गया, यस। अब देखो बच्चों, अगला देखो, यहां पर सिंपली अपने को ये पता था H2S की विलयता दी हुई है अगले में, 1 लीटर में 1000 ग्राम, ये आपको पता है, जल का मोल अंश आपको पता है, हाँ या ना, पदार्थ की ग्राम में मात्रा NH2 आपके पास है 55.5, क्लियर, यस। H2S के मोल कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है अगले की, H2S के मोलों की संख्या कितनी दी है 0.195, ठीक है। अब इसका मोल अंश कैसे निकालेंगे H2S का 0.195, H2S है ना, H2S, ठीक, लिख दिया, फिर 0.195 प्लस 55.5, डन, आंसर आ जाएगा 3.50 इंटू 10⁻³ डन है। एसटीपी पर शुद्ध गैस का दाब इतना है, आपके पास में X की वैल्यू आ गई, P का मान पता है, P का दिया हुआ है, X का निकाल दोगे, KH का आ गया, आंसर ये रहा, दैट्स इट, क्लियर है, यस मैम, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना बहुत जरूरी, चलो ओके। नेक्स्ट क्या है भाई, अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है, यस, दिस इज योर होमवर्क, आप खुद करेंगे, ओके। चलिए, सारे क्वेश्चंस हम बता दिए हैं, न्यूमेरिकल आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, चलो अब आता है बेटा वाष्प दाब और राउल्ट का नियम। वाष्प दाब क्या होता है, द्रव का द्रव में, ठीक, द्रवीय सॉल्यूशन है लेकिन एक अधिक वाष्पशील है, एक कम वाष्पशील है, द्रव का द्रव में, द्रवीय विलयन में कुछ द्रव के कणों जो अधिक वाष्पशील है वो वाष्प दाब वाष्पित होंगे
और द्रव की सतह पर, ये पानी है, इसके कण वाष्पशील हुए और ये क्या करेंगे, द्रव की सतह पर ही क्या करेंगे, एक दाब डालेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब। द्रव की सतह पर ही दाब डाल रहे हैं तो उसे वाष्प दाब कह दिया। वाष्प दाब को राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग उसने कहा किसी वाष्पशील विलय में किसी घटक का वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। P समानुपाती x, P1 x1, तो P1 बराबर P01 x1। दिस इज राउल्ट्स लॉ। देखो हेनरी के नियम एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान P01 के बराबर होता है, समानुपाती स्थिरांक जिसे हम बोलते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है, वाष्पशील के लिए भी होता है और अवाष्पशील के लिए। तो वाष्पशील में आंशिक वाष्प दाब उसी के मोल अंश के समानुपाती होता है, अवाष्पशील में विलय के अणुओं से घिरे हुए जाते हैं जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। तो किसी अवाष्पशील विलयन में किसी विलायक के वाष्पशील कणों का वाष्प दाब उसी के मोल अंशों के समानुपाती होता है। डन। देखो बेटा, जब भी प्योर है जिसमें विलायक है वो वाष्पशील है, वाष्प दाब ज्यादा है, और जब उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया रेड वाला तो वाष्प दाब में क्या आ गई बेटा, कमी आ जाती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। अगला पॉइंट है इसमें आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या होता है, आदर्श वो जो राउल्ट के नियम का पालन कर दे, अनादर्श वो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। आदर्श में सब कुछ इक्वल होगा, जीरो होगा, सब कुछ बराबर होगा, दो सॉल्यूशन है, दोनों के वाष्प दाब, उनके अंतराण्विक आकर्षण बल सब कुछ इक्वल है। देखो आयतन ऊष्मा में नो चेंज, आदर्श की बात कर रहे हैं। अन्योन्य क्रियाएं विलय और विलायक सबकी इक्वल है। स्थिर क्वांति नहीं बनाते। स्थिर क्वांति का मतलब क्या होता है, एक ही टेम्परेचर पर द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाएं पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल हेक्सेन और हेप्टेन। अब आते हैं अनादर्श, जो इसका उल्टा है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अनादर्श विलयन की बात करें तो एक धनात्मक जिसमें कुल वाष्प दाब ज्यादा है ना, ऋणात्मक जिसमें कम है। ये धनात्मक चेंज करेगा, वाष्प दाब में वृद्धि करेगा। इसमें विलय और विलायक के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है, सॉल्यूशन के अणुओं के मध्य कम है। विलयन, ध्यान से सुनना, ये विलयन है, विलयन के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कम है इसीलिए वाष्प दाब ज्यादा है। और यहां पर विलय के अणुओं के मध्य क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है ना। विलयन में आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है इनकी तुलना में, तो दब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। विलयन में आकर्षण बल ज्यादा है ना, तो बॉन्ड प्रबल, तो टूटेगा नहीं तो वाष्पशील होगा नहीं। चले, ये न्यूनतम क्वांति है, कम ताप पर ये पहले से वाष्पशील है, अधिक ताप पर वाष्पशील। एथेनॉल प्लस एसीटोन, नाइट्रिक अम्ल प्लस जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से एक प्रश्न आता ही है, नीट, बोर्ड्स सब में आएगा। चलो राजकुमार, ओहो अगेन क्वेश्चन। इस बार मैंने क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया है क्योंकि थ्योरी हर बच्चा पढ़ता ही है पर उसे क्वेश्चंस नहीं आते। आज से हर चीज आएगी, ठीक। आइए, क्वेश्चन वही दो मैं करूंगी, एक आप करेंगे क्वेश्चन का हल। 350 केल्विन शुद्ध पदार्थ। बच्चों एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी ऐसा प्रश्न हो जहां ये दिखाई दे कि दो पदार्थ दिए हैं उनमें शुद्ध पदार्थों का वाष्प दाब दिया है, तो राउल्ट के नियम से एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुल वाष्प दाब P1 प्लस P2 और P बराबर P नॉट 1 x1 प्लस P नॉट 2 x2। बस ये फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। तो A और B वाष्प दाब क्रमशः दिए गए हैं आपको, P नॉट 1 P नॉट 2 दिए हैं, यानी A और B मान लो। A और B का मान दिया गया है, कुल वाष्प दाब P भी दिया गया है। तो मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए वाष्प प्रावस्था में भी। वाष्प प्रावस्था मतलब Y, A और B कुछ भी हो सकता है। YA बराबर
YA डॉट P टोटल बराबर XA। ध्यान से सुन, ये चीज, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। चले इसका फॉर्मूला का आंसर, ये देखो राउल का नियम अभी बताया मैम ने। कुल दाब दिया हुआ है P टोटल, PA XA P नॉट B XB। क्लियर? कैलकुलेट कर ही लोगे। फिर संगठन आ गया, हम सब जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XA बराबर अगर निकालना है तो 1.1 माइनस x माइनस बी 0.5 इसकी वैल्यू है, तो इसका मान भी 0.5। दैट्स इट। YA बराबर देखो XA डॉट P बट्टा P टोटल। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? P टोटल PA, ठीक है? क्लियर? यस मैम। निकल गया YA YB, जिसका भी निकालना हो आप निकाल सकते। डन 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 डन। यस मैम। ओके, चलिए अगला चलते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखना पड़ेगा ना, पहले क्वेश्चन तो देखी नहीं मैडम। आ जाओ भाई। शुद्ध वाष्प दाब अगेन दिया गया है, यूरिया में इतना घुला हुआ है, विलयन के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल P अपॉन P नॉट 1 समानुपाती XP। समानुपाती नहीं, बराबर। ध्यान से, ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो डेल P निकालो, P नॉट 1 निकालो, देन XP आएगा। ये देखिए, यहां देखो, यूरिया का मोलर द्रव्यमान दिया है, शुद्ध वाष्प दाब दिया है, P नॉट दिया हुआ है, डेल P मोलर द्रव्यमान दिया है, मोल निकालो यूरिया का, मोल जल का। आपेक्षिक के लिए क्या चाहिए? वही डेल P अपॉन, सेम फॉर्मूला ना। अपने पास में x है, अपने पास क्या है? XB मान लो यूरिया है, तो क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस NB। आ गई वैल्यू, ये रही। ठीक है, वाष्प दाब आपको दिया P बराबर क्या भाई? P नॉट P नॉट A XA, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं P नॉट A 1 माइनस XB। दिया, वैल्यू आ गई। दैट्स इट। क्लियर है? ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आंसर्स लिखा हुआ भी है तो क्या समझ तो आना चाहिए कि आपने किया क्या है। ये थ्योरम समझ में आना चाहिए कि कहां पर क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी बताओ फटाफट। यस मैम। अगला देखो, अगला प्रश्न आपको, दिस इज योर होमवर्क। अगला देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां से न्यूमेरिकल आएगा बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अभी मैंने बताया, यही होता है। क्वथनांक डेल बी अपार के बी डॉट एम, जहां एम मोलरता है। M2 यानी कि क्वथनांक में यूनियन से मोलरता का फॉर्मूला भी पूछता है बेटा, मोलरता भी निकालना पूछता है। तो KB डॉट 1000 इंटू W अपॉन TB इंटू W1। M को अपन क्या लिखते हैं? WB अपॉन MB गुणा WA। यही तो होता है, यही तो होता है स्मॉल m का फॉर्मूला। हाँ या ना? ये लिख दिया आपने यहां पर, बस खत्म बात। चले, यस मैम। आइए, अब जल के लिए Kb की वैल्यू फिक्स्ड होती है बच्चों। ये भी प्रश्न आता है, यहां से हर बच्चा को पता होना चाहिए कि हमारे पास एनसीईआरटी में दिया गया है कि Kb का मान जो है वो जल के लिए यही होता है, क्योंकि 100 डिग्री पर वो उबलना शुरू हो जाता है। चलो, ये फॉर्मूला तो याद है, सबको याद होना चाहिए। क्या होता है? डेल टीबी बराबर KB डॉट M, और M जो होता है वो क्या होता है? WB अपॉन MB, W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक, चले अब आता है हिमांक अवनमन। कितने
कम ताप पर जो है कोई पदार्थ जमना शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। कोई फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पर वो जम जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो KF का मान फिक्स है जल के लिए। विलय के कण इस तरह से पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जब वो पानी जब बर्फ में बदलता है तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आते हैं। अगर आप परासरण और परासरण दाब की बात करें तो पाई बराबर CRT, जहां C क्या है? मॉलरता है, सांद्रता है। R गैस स्थिरांक है। अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होता है? परासरण दाब किसे कहते हैं? ध्यान से समझो, आपके पास प्योर सॉल्वेंट है और विलयन है। विलायक के कण विलयन की ओर जाते हैं तो इस घटना को हम परासरण कहते हैं। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, इसे परासरण कहते हैं। लेकिन एक समय के बाद विलयन के कण क्या करते हैं? इसे आने से रोक देते हैं। दोनों की जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो उस समय विलयन के कण विलायक के कणों को आने से रोकते हैं कि अब मत आओ, बस कर जाओ। उसी घटना को हम परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अचार के लिए जब नमकीन यानी कि वो जो कच्चा आम उसे काट करके हम डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तो कच्चा आम जो होता है वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है ना, संकुचित हो जाती है। सौंफ अधिक नमक खाने वाले ऊतक में जल भराव के कारण सूजन आ जाता है। कुछ लोगों की एड़ियां सूजन, स्वेलिंग आ जाती है ना, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि अगर स्वेलिंग आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है तो उस समय उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या खाना चाहिए? सौंफ खाना चाहिए। चले डैन, आ जाओ जी। चलो भाई, प्रश्न आ गया है आपके पास। फिर से 4 क्वेश्चन है, वही 3 के क्वेश्चन के आंसर में एक का। एक सॉस पैन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg में, अरे यार ये तो वही हो गया, डेल TB बराबर KB डॉट। अभी इसका आंसर देखेंगे, है ना? किस पे उबलता है? सुक्रोज मिलाया जाए तो वही क्वथन हो जाएगा। डेल TB बराबर क्या हो जाएगा? वही KB डॉट M। लेकिन इसमें क्या होगा? डेल TB बराबर क्या होता है? TB माइनस TB नॉट, है ना? TB नॉट जिसमें अशुद्धियां शुद्ध होता है, और TB नॉट जिसमें शुद्ध है, अशुद्ध है, मिला हुआ है, ये शुद्ध है। तो शुद्ध का क्या होगा? तापमान कम होगा, अशुद्ध का ज्यादा। डन। चले, इस कार्बिक अम्ल हिमांक अवनमन वही डेल TF बराबर KB KF डॉट, कितना कम? वही डेल TF बराबर क्या होगा? TF नॉट माइनस TF, दैट्स इट। निकल जाएगा शुद्ध पदार्थ। यस मैम। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन वही हमने बताया, आगे आंसर। कहीं दिक्कत परेशानी नहीं है, जो दिया है वो दिया है। सेकंड में देख लो बेटा, TB बराबर, यही हमने कहा, TB बराबर TB नॉट माइनस TB। ओके, TB नॉट, ठीक। चलो चले, TB का मान आ गया। शुद्ध जल, जल का क्वथनांक यानी 100 डिग्री पर लाना है। ठीक है, चलिए वही सेम यहां पर भी। क्लियर है? फॉर्मूला बता दिया तो बात समझ में आई गई होगी। अब ये आपके लिए दिस इज होमवर्क। अब बढ़ती हूं आगे। असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट ऑफ गुणांक। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो लाला, असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है, उसका कोई ना कोई मोलर द्रव्यमान है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है 180 है, अब उसके अंदर किसी को डिजोल्व किया, पानी को किया, चीनी को किया, किसी को भी किया, उसका मोलर द्रव्यमान चेंज होगा ना, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना। तो किसी के जुड़ने से या किसी के अलग होने से, टूटने से या जुड़ने से,
अगर द्रव्यमान बदल जाते हैं तो उसे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो विलय का कोई भी कण है, उसका वियोजन होता है तो वॉन्ट ऑफ गुणांक, तो वॉन्ट ऑफ नामक वैज्ञानिक आया, उसने कहा सहगुणन और वियोजन से क्या चेंजेस आते हैं उसको मापने के लिए मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिसे आई नोट आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। तो अगर वियोजित हो रहा है तो मान क्या होगा, वियोजन के अंदर कणों की संख्या बढ़ती है ना, तो एक से ज्यादा और सहगुणन में एक से कम, आई का मान एक से कम। क्लियर है? वॉन्ट ऑफ गुणांक आई को शामिल करने पर सभी सूत्र संशोधित हो जाते हैं, सभी फॉर्मूला, चाहे वाष्प दाब, अपेक्षिक अवनमन हो, हिमांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब, इन सब में वॉन्ट ऑफ गुणांक से आपको बस मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, दिख रहा है? यस मैम, ये RLVP जो है ना वो डेल P अपॉन P नॉट 1 है, दैट्स इट, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चलो, यस मैम। तो वॉन्ट ऑफ गुणांक के अकॉर्डिंग आपके पास वही 3 एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल में बेंजीन को इतना घोलने पर हिमांक इतना आ जाता है। सेम फॉर्मूला, अगर आपके पास में डेल TF है तो I डॉट KF डॉट M, सहगुणन की मात्रा है, यानी 1 से कम है इसकी मान, ठीक है? वहीं पर ये वैल्यू दी गई है, यहां पर 1 से ज्यादा है तो वियोजन हो रहा है। परासरण दाब पाई बराबर I डॉट CRT। क्लियर है? यस मैम, इसको आपको खुद करना है, यहां दिया है, सिंपली बताया गया है। आपको जो कुछ दिया है वो सब लिखना होता है, फिर आपके पास में M का वैल्यू यानी कि डेल TF बराबर I डॉट KF डॉट M, M की वैल्यू निकालो, उसके बाद में I बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएगी वैल्यू, डन है। N बराबर क्या आया, आयोटा का मान, I का मान आ गया, N बराबर क्या है 2। अगर वियोजन हो रहा है, अगर ये कह रहे हैं बेंजोइक अम्ल और बेंजीन में घुला हुआ है तो डाइमर, यानी डाइमर बना रहा है, यानी N का मतलब कितना है 2, तो वियोजन की मात्रा कैसी होगी, तो आयोटा बराबर एक फॉर्मूला आता है बेटा 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का, ठीक है, उस फॉर्मूले से, ठीक है, डन। सेकंड में भी सेम फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यूज को रखा है, बस आंसर आ गया। थर्ड आपको खुद करना है, ओके डन। अब इसकी मास्टर शीट आ गई आपके पास में, है ना, कि किस किस के फॉर्मूले आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांद्रता, गैस और वाष्प, हेनरी और राउल्ट्स लॉ, अणु संख्या, गुणधर्म में ये चारों फॉर्मूले एक साथ, और वॉन्ट ऑफ गुणांक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से याद करना है। चलो, यस मैम, ओके डन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कमेंट कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम PDF शेयर कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली वो भेज दूंगी, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। पर ज्यादा ज्यादा फॉलो कीजिए ताकि सारे बच्चे कोई भी बिना दिक्कत परेशानी के आप अच्छे से मुझसे कनेक्ट हो सके, सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सके, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।